तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हिंदी टेस्ट सीरीज़ का एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। चाहे आप यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, सी टेट हो गया, यूपी सुपर टेट हो गया, या शिक्षक भर्ती जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर राजस्व लेखपाल है, यूपी SSS की जो भी परीक्षाएं हैं दोस्तों, तो इन सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न समान रूप से महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन परीक्षाओं का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो लगभग सिमिलर है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैं ये टेस्ट सीरीज़ लाता रहता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप चीज़ों का, आप तथ्यों का विस्तृत रूप में अध्ययन ज़रूर कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का भी आप लगातार अभ्यास करते रहिए। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये चीज़ें मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ दोस्तों। ये चीज़ आपको यदि करते हैं आप, तो आपको फ़ायदा उसका स्वतः ही नज़र आएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं पहला और दूसरा प्रश्न आपके सामने लाता हूँ और पहला प्रश्न पढ़ता हूँ दोस्तों। देशांतर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर होगा कर्मधारय। दोस्तों, यहाँ तत्पुरुष भी हो सकता था। समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत ही हम लोग कर्मधारय समास का अध्ययन करते हैं। यदि समास के बारे में आप विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आई बटन पर भी मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से जाके आप विस्तृत अध्ययन इसका कर सकते हैं। फिलहाल उत्तर ए ही सही होगा इसका। दूसरा प्रश्न देखते हैं। रसोई घर का समास विग्रह है। ऑप्शंस पढ़ देता हूं यहाँ पे। रसोई के लिए घर, रसोई का घर, घर की रसोई, रसोई का घर। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, आप लोगों ने सोच लिया होगा और इसका सही उत्तर होगा रसोई के लिए घर। और यहाँ पे आप यदि सोचते हैं कि इसमें समास कौन सा होगा, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा और उसमें भी संप्रदान तत्पुरुष होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे तीसरा और चौथा प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। तीसरा पढ़ता हूँ। शशांक का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। सूर्य, किरण, चंद्रमा या फिर बादल होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप जो पर्यायवाची है, विलोम, तत्सम, तद्भव, इस प्रकार के शब्दों की जो सूची है उस पर बराबर नज़र बना के रखिए, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों और काफ़ी सामान्य से प्रश्न होते हैं। ये बात सही है कि उस सूची में से वो 100, 200, 400 शब्द दिए होते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते, लेकिन उस पर यदि हम सरसरी निगाह डालते रहते हैं तो फिर विकल्प में से हमें उन्हें चुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ। आप करेंगे तो स्वतः ही उसका फ़ायदा आपको नज़र आएगा। फिलहाल यहाँ पे सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चंद्रमा। चंद्रमा ये शशांक का ही, मतलब चंद्रमा का ही एक पर्यायवाची शशांक होता है। चलिए आगे देखते हैं। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। कमज़ोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या फिर अनुभवहीन व्यक्ति। तो इन चारों विकल्पों में से हमें चुनना है दोस्तों। आप कौन सा चुनेंगे? आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवहीन व्यक्ति को मुहावरे के रूप में अंडे का शहजादा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे पेज चेंज है, एक प्रश्न पाँचवा देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ यहाँ पे। प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध या फिर गौड़। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका क्या सही उत्तर होगा दोस्तों। आप लोगों ने सोच लिया होगा। प्रच्छन्न का विलोम होता है बी, प्रतिपन्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो छठवां प्रश्न पढ़ता हूँ दोस्तों। छठवां प्रश्न है। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित पद का कारक बताइए। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ यहाँ पे। कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक या फिर संप्रदान कारक। तो रेखांकित पद जो है दोस्तों, कानों सुनी मतलब कानों से सुनी या कानों द्वारा सुनी, और जहाँ पे से या के द्वारा प्रसर्ग आता है वहाँ पे दोस्तों होता है करण कारक। तो आप लोगों ने सोचा होगा, और करण यदि आपने सोचा तो बिल्कुल सही उत्तर था। अगर नहीं सोचा था तो जान लीजिए यहाँ पे करण कारक है। यदि कारक के ऊपर आप विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहते हैं, विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न पढ़ता हूँ दोस्तों। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जीवन जीने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ फिलहाल। जिजीविषा, जीविका, जिज्ञासा या फिर प्रत्याशा। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ।
जीवन जीने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द होगा जिजीविषा। तो आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और मैं आपके सामने लाता हूँ 8वां और 9वां प्रश्न। 8वां पढ़ता हूँ दोस्तों। हाँ, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। उस स्त्री का पति जो वो दूसरा विवाह कर ले उसके लिए क्या होगा? ऑप्शंस हैं अध्यूढ़ा, परित्यक्ता, अनुढ़ा या फिर खंडिता। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा अध्यूढ़ा। परित्यक्ता कहते हैं उस स्त्री को जिसको उसके पति ने छोड़ दिया है। अनुढ़ा मैं नहीं जानता, यदि आपको कहीं से पता चले तो बताइएगा। खंडिता है तो खंडिता उस स्त्री को कहते हैं जिसका पति उसके पास आने से पहले किसी और स्त्री के साथ वो साथ रह चुका है, साथ रह के आता है अपनी स्त्री के पास, तो उसको हम लोग खंडिता कहते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां पढ़ता हूँ। पुरोगामी शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। पश्चगामी, अग्रगामी, पुष्टगामी या फिर अनुगामी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा पश्चगामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भवानी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। भगवती, भव, भवानी या फिर भगवान। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर होगा ये बी, भव। दोस्तों भव जो है वो शंकर जी का ही एक दूसरा नाम है और पार्वती जी को हम लोग जानते हैं कि उनको भवानी भी कहा जाता है। तो वो वहीं से ये प्रश्न बना है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ 11वां और 12वां प्रश्न। 11वां पढ़ता हूँ दोस्तों। राजा सेवक को कंबल देता है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? कारक पूछ लिया। सेवक को यहाँ पे देख लीजिए आप, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। संप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या फिर संबंध कारक। तो सेवक को, और जानते हैं को जो प्रसर्ग है दोस्तों, कारक विभक्ति, कारक चिन्ह या फिर प्रसर्ग आप कुछ भी कह लीजिए, ये संप्रदान कारक को बताता है। जहाँ कुछ देने का बोध होता है वहाँ पे संप्रदान कारक होता है, और जो उसका प्रसर्ग होता है दोस्तों वो होता है को। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न पढ़ता हूँ दोस्तों। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द देखना है हमें। तो पढ़ देता हूँ ऑप्शंस। अनुषंगिक, 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 अनुषंगिक। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ए, आनुषंगिक होता है। तो ये छोटी छोटी वर्तनी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, और इनको आप देखते रहिए, इनको आप लिखते रहिए, इनका अभ्यास करते रहिए, ताकि परीक्षा में आपको कन्फ्यूज़न न हो और आप अच्छा ही करके आएँ, सही ही करके आएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ 13वां और 14वां प्रश्न, बारी बारी से इनको पढ़ते हैं दोस्तों। 13वां पढ़ता हूँ। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। आशीर धनवाद, आशीष धनवाद, आशीर धनवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर होगा आशी धनवाद। ये एक विसर्ग संधि है दोस्तों। तो आप लोग यदि विसर्ग संधि के बारे में विस्तृत रूप में जानना चाहें तो आपको वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके इसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न है, इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। संयोग, मनोहर, नमस्कार या फिर पवन। तो स्वर संधि है दोस्तों। अब स्वर संधि के अंतर्गत आप देख लीजिए दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो ये सारी स्वर संधियाँ आती है दोस्तों, और इनके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए। यहाँ पे स्वर संधि बस बतानी है, और आप लोगों ने सही उत्तर सोच लिया होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा पवन। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो पो धन अन, तो ये पवन होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग 15वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। जानवी, जाहनवी, जानवी
जाह्नवी। तो बिल्कुल मिलता जुलता है और बहुत ही माइन्यूट से हैं दोस्तों। ये जो त्रुटियां हैं इनमें से हमको इनको पहचानना होता है और इन प्रश्नों को करने के लिए हमें ध्यान से इनको करना चाहिए। फिलहाल मैं आपको सही उत्तर बता देता हूं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा सी, जाह्नवी लिखा जाता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ 16वां और 17वां प्रश्न। 16वां पढ़ता हूँ दोस्तों। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। तो इसको मैं पढ़ता हूँ ऑप्शंस दोस्तों। पहला है निर्धन अर्थक, निरधन अर्थक, निधन अर्थक या फिर निराधन अर्थक। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर जो होगा ये है सी, निधन अर्थक। ये विसर्ग संधि है दोस्तों। और निह, यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर आता है तो नी के जो विसर्ग है उसके जगह पे र जोड़ दिया जाता है अलग से, तो ये निरर्थक बनता है दोस्तों। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं दोस्तों। और यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि इन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ। यदि आपको विस्तृत रूप में जानना है तो आप वहाँ से जाके और विस्तृत रूप में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 17वां प्रश्न पढ़ता हूँ दोस्तों। महेश का सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ यहाँ पे। महोधन ईश, महाधन ईश, महीधन ईश, महीधन ईश। तो आप सोचिए और बताइए। काफ़ी सिमिलर से सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों और इनमें से हमें सेलेक्ट करना है। इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा महाधन ईश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपके सामने लाता हूँ 18वां और 19वां प्रश्न। 18वां प्रश्न हमारे सामने है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ भी वर्तनी से संबंधित प्रश्न है। तो आप देख लीजिए, तरुण, 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 तरुण। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने सोच भी लिया होगा। यहाँ इसका सही उत्तर होगा तरुण। अब यहाँ एक चीज़ जानने वाली है दोस्तों कि जो र पे ऊ की मात्रा लगी हुई है, क्या वो लघु ऊ की मात्रा है या फिर दीर्घ ऊ है। तो इन चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे जो विकल्प हमने सही किया है, जो विकल्प सही किया है, यहाँ पे लघु ऊ की मात्रा लगी हुई है, यानी छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है। और ये भी सही हो सकता था, लेकिन ये किस लिए गलत हुआ, सी वाला, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो छोटा ऊ जो लगता है र पे विशेषकर, वो इस तरह से लगता है और बड़ा ऊ जब लगाते हैं तो ये कुछ इस रूप में आ जाता है। तो आपको इनको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, नज़रअंदाज करेंगे तो उसका हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, 19वां प्रश्न पढ़ता हूँ दोस्तों। 19वां प्रश्न है यहाँ पे, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है गुण संधि। जब परोपकार का हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो होगा पर धन उपकार। तो इस चीज़ को आप जानते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 20वां और आखिरी प्रश्न मैं लाता हूँ आपके सामने दोस्तों। इसको पढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ये भी वर्तनी से ही संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ फिलहाल। सृष्टि, 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 सृष्टि। तो उच्चारण तो लगभग एक तरह का है, लेकिन इसमें से भी हमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द चुनना है दोस्तों। और आप लोगों ने चुन भी लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा सी, सृष्टि को इस तरह से लिखा जाता है। बाकी के 3 विकल्प दोस्तों ये गलत हैं। तो आप इन चीज़ों को जानते रहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप इस तरह के जो शब्द होते हैं उन पे एक बार ज़रूर नज़र डालिए। ये महत्वपूर्ण बढ़त आपको दिलाते हैं दोस्तों। तो बस यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक चीज़ चलते चलते मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मगन ट्यूटोरियल्स पे हिंदी के लगभग पूरे पाठ्यक्रम पे महत्वपूर्ण कंटेंट, प्रमाणिक कंटेंट उपलब्ध है दोस्तों। आप उनको जाइए और एक बार ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी लाभ होगा। और एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है। तो बस इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।